इस मंच पे स्वागत है सभी का। गोपाल जी की बहुत अच्छी ये पहल रही कि हम सब लोग जो अपने अपने विभिन्न शहरों में हेरिटेज वॉक के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें हम हमें उन्होंने आमंत्रित करा है और इस विषय पे चर्चा करने के लिए। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम विपुल है और मैं जयपुर में विरासत और एक्सपीरियंस करके एक कंपनी चलाता हूं, जिसमें हम पिछले 10 साल से हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेन मकसद इन हेरिटेज वॉक्स का है कि हम लोग टूरिस्ट को लोकल लाइफ दिखाएं और दूसरी तरफ कुछ लोकल कम्युनिटी को टूरिज्म से बेनिफिट हो। इस वॉक्स में हम लोग जो काफी पुरानी हवेली है और अपने जयपुर की खान पान है, जैसे मिर्ची टिपोड़े, अपनी हींग की कचौरी, ये सब उनको एक्सपीरियंस करवाते हैं। और इस वजह से सैलानियों को बड़ी पसंद आती, क्योंकि साइट सीइंग में तो सब किले के बाद किले राजस्थान में इन पर्टिकुलरली होते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को कुछ लोकल लोगों के साथ मिल के बातचीत करने का कुछ मौका मिलता है। तो अब इस कोविड सिचुएशन में, जैसे कि हेरिटेज वॉक अपने आप में बड़ी इंटरेक्टिव एक्टिविटी है एक, और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से ये पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ तो जी। आज हम गोपाल जी ने हम सबको इसलिए यहाँ बुलाया है कि हम कोविड की स्थिति में हम लोगों का ये बिजनेस किस तरह से अफेक्ट हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस है जिस पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है कोविड सिचुएशन से, क्योंकि बाहर से फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, तो बाहर से विदेशी पर्यटकों का आना बंद हो गया है। और दूसरी समस्या जो हेरिटेज वॉक्स में सबसे बड़ी आ रही है, वो है कि हेरिटेज वॉक्स एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे लोग भीड़ भाड़ वाले गलियों में जाना पड़ता है। लोगों के घरों के अंदर उनका प्राचीन घर, उनके घर में जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, या फिर मंदिर हुए, या फिर स्ट्रीट फूड की सैम्पलिंग हुई, इन्हीं सभी चीजों में सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन करें, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। उस वजह से भी जब बाजार खुले ही नहीं होंगे, जब दुकानें खुली ही नहीं होंगी, तो इन पूरी जो एक हेरिटेज वॉक की जो एक्टिविटी है, उसको हम लोगों को इस कोविड सिचुएशन के में बड़ी परेशानी हो रही, किस तरह से हम इसको ऑपरेट करें। तो ऐसा है विपुल जी कि हेरिटेज वॉक हम लोग कलकत्ते में भी कर रहे हैं, और हम्म। यहाँ आपकी जैसे प्रॉब्लम है वैसे प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग नहीं फेस कर रहे। हालांकि हेरिटेज वॉक हम सिर्फ लोकल इंटरेस्टेड एंथुजियास्ट है उनको ही लेके कर रहे हैं। हम्म। और प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही कि हम लोग जो डलहौजी एरिया है जहाँ पर हेरिटेज वॉक करते हैं संडे को, तो ये हम्म। डलहौजी एरिया संडे को बिल्कुल खाली रहता है, कोई वहाँ पे कोई लोग हाँ, नहीं रहते, ज्यादातर सारी गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद ऑफिस। रहती है। और वहाँ से वो हेरिटेज वॉक हम लोग शुरू करते हैं हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट एकदम बंद रहता है। उसके बाद फिर हम वहाँ से अगर वो पूरा सेंट्रल बिजनेस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे कोई सुबह 6 बजे जब हम लोग शुरू करते हैं हेरिटेज वॉक, तो 6 बजे वहाँ पर बिल्कुल वो सड़कें सब कोई कोई सड़कों पर कोई आदमी होते नहीं है। ये जरूर है कि जब हम लोग हेरिटेज वॉक एंड करते हैं वहाँ पर स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे जरूर थोड़ी भीड़ रहती है। तो वहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग वाली एक प्रॉब्लम है, बट वहाँ पर वो थोड़ा वक्त है, लोग वहाँ चाय वगैरह पीते हैं, समझ, वहाँ लोकल टोस्ट वगैरह वहाँ की जो स्पेशलिटी वो लोग खाते हैं। बट वो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है हेरिटेज वॉक का जहाँ पे हेरिटेज वॉक की ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो नहीं हो पाती है। और बाकी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा आपने कहा कि फॉरेन टूरिस्ट तो है नहीं, लेकिन कलकत्ते के लोकल लोगों को ही कलकत्ते के बारे में बहुत कम जानकारी है, और वो इस हेरिटेज वॉक से पूरी हो रही है, और लोग थक गए हैं घरों में बैठ बैठ के। तो इसलिए बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है जब हेरिटेज वॉक करते, तो काफी लोग आगे आते हैं, क्योंकि हर किसी को घर से बाहर निकलना है और ऐसी एक्टिविटी में भाग लेना है जहाँ कोई
ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो ये और खुले खुला हो, और पहले आपस में थोड़ा डिस्टेंस भी रख सके। तो हमारे यहाँ हेरिटेज वॉक, अभी मौसम मौसम भी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ कलकत्ते में। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने अभी हेरिटेज वॉक की एक्टिविटी शुरू की है, और ये हेरिटेज वॉक की एक्टिविटी चल रही है संडेज को और छुट्टियों के दिन। तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हमारा कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, हम लोग तो शौकिया करते हैं इसको। तो ये अभी यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स है। नहीं प्रदीप जी, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोकल लोग, हम भी कोशिश कर रहे हैं जयपुर में कि किस तरह से अपने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको किस तरह से इन्वॉल्व करें। कुछ अभी यहाँ पे क्या है कि जो पुरानी जो चार दीवारी वाला ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर है, मेन मार्केट्स वगैरह वहीं पे हैं, और बहुत लोग शॉपिंग करने वहां जाते ही हैं। तो उनको यही लगता है कि ये तो हम पहले से जानते हैं अपने शहर के बारे में। पर हाँ हाँ, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ के लोकल्स को कोई ऐसा सोशल मीडिया बना के किसी तरह से उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जो जयपुर में जो वॉक्स हैं उनकी मेन, जो मैं बोलूंगा हाईलाइट, यहाँ पे बहुत पुरानी हवेलियां हैं। कई हवेली, जयपुर जब 1727 में स्थापित हुआ था, कुछ हवेली उस समय की है, पर वो हवेलियों की हालत बहुत ही गंभीर रूप में है। और कुछ हेरिटेज लॉज अभी तो थैंकफुली जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिए नॉमिनेट हुआ है, तो थोड़ा बहुत रिस्टोरेशन पे काम चल रहा है। फिर भी काफी लॉज को लोग अनदेखा कर देते हैं, अपनी हवेलियां तोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कुछ फ्लैट्स बना रहे हैं। तो जब तक कि नई पीढ़ी इन हवेलियों की इम्पोर्टेंस नहीं जानेगी, तो आने वाले समय में ये जो जयपुर की जो विरासत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मैं भी बिल्कुल बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी बात से, और इसी चीज पे कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से लोकल्स को भी हम लोग बताएं, समझाएं कि हमारी हेरिटेज है क्या। हाँ गोपाल जी। हाँ, आई थिंक जैसे मैं अभी 1 महीने पहले ही आपके साथ जयपुर के मंदिरों की वॉक की आपके साथ, और मैंने पहली बार इतना करीब से ये वॉक आपकी देखी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक एक्सपीरियंस 1-to-1 वॉक करने का मिलता है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसका क्या कोई हाइब्रिड मॉडल निकल सकता है क्या वॉक्स का। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके 360 टूर भी क्रिएट करें और वर्चुअल टूर भी क्रिएट करें, और उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। बट मुझे लग रहा है कि मैं प्रदीप जी से भी जानना चाहूंगा कि ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स की कोई रेलिवेंस है या नहीं है। मतलब दैट्स द वन वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। नहीं, देखिए, हाइब्रिड मॉडल की रेवलेमेंस, माने हाइब्रिड मॉडल कोई हो सकता है, मतलब मेरे खाली कहने का मतलब ये है कि समझिए, अगर ये जो हेरिटेज वॉक हम लोग कर रहे हैं, इसी हेरिटेज वॉक को अगर हम वर्चुअल में ट्रिप में कन्वर्ट कर दें, समझिए वर्चुअली ये पूरी की पूरी एक्सपीरियंस को आप रिकॉर्ड करके और आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दें, जिस प्लेटफॉर्म से वो लोग जो 3D इमेजिंग और वो वर्चुअल टूर को जो अपने हेड गियर लगा के देख सके। तो कई लोग या कई फैमिलीज ऐसी हैं जो समझिए डिस्टेंस में रहती हैं, आ, कलकत्ते के ही हैं लेकिन अब अमेरिका में रहते हैं। अगर वो अपने बच्चों को दिखाना चाहे, देखिए, दिस कैन बी अ मेथड ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म टू कलकत्ता। अगर बच्चों को देखिए, जो बच्चे वहाँ हैं वो तो कुछ सुने हैं कि भाई कलकत्ते में बहुत गंदगी है, बहुत ट्रैफिक जैम है, फलाना है, ढिमकान है, नेगेटिव बातें काफी चीज हैं। तो उनको आप अगर हेरिटेज वॉक वर्चुअली दिखाएं, तो वो उस हेरिटेज वॉक अगर बहुत अट्रैक्टिव हो वर्चुअली, तो शायद वो प्रेरित हो कि वो कलकत्ते आके फिर फिजिकल वो वॉक करे। तो इट कैन बी ए प्रमोशनल टूल, और इट कैन ऑल्सो बी एन ऑल्टरनेटिव टूल। कि समझिए आप एक ऐसी जगह में है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और कोई 80 बरस के लोग हैं जो जाना चाहते हैं वहां पे, लेकिन अब शरीर ये साथ नहीं दे रहा है और प्रॉब्लम है।
तो वो अगर वर्चुअल टूर करना चाहे वहाँ की, तो उनके लिए ये एक अदर ऑप्शन है कि वो बैठ के बिना अपने घर से निकले वर्चुअल टूर कर सकते हैं। और उनको लगेगा कि चार धाम की यात्रा हो गई। अब वो फिजिकली तो चार धाम की यात्रा कर नहीं सकते, लेकिन वर्चुअली चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो ये ऐसी जगह में एज आइदर अ प्रमोशनल टूल, और वेयर द पर्सन कैनॉट गो बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस और फॉर एनी अदर रीजन, मे बी मॉनेटरी रीजन, तो उनके लिए ये वर्चुअल हेरिटेज वॉक एक अदर ऑप्शन है, लो कॉस्ट एंड लेस हैसल्स। ये हो सकता है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं। जी जी मुझे जी। तो लगता है कि बहुत अच्छा एक विचार है, क्योंकि अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट्स भी कुछ ऐसे वर्चुअल टूर क्रिएट करता है और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करता है, तो इससे भी जो लोकल्स हैं कम से कम उनको ये समझ में आएगा कि हमारे पुराने शहर में क्या विरासत बची है और जयपुर किन चीज के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि जो यंग जनरेशन है उनमें बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज को लेके कि जयपुर का क्या इतिहास था। जयपुर में सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर पहले शहर बनाया गया फिर बसाया गया, जो कि एक बहुत ही अलग तरह का कंसेप्ट है। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर शहर जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे वो बढ़ता गया। जयपुर ऑन द कॉन्ट्ररी पहले बनाया गया फिर बसाया गया। तो यहाँ पे जयपुर को एक दो तीन एम्बिशंस के साथ यहाँ के सवाई जय सिंह सेकंड राजा ने बनवाया था। वो चाहते थे कि एक जयपुर बहुत बड़ी धर्म नगरी हो। इसीलिए बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि मथुरा के बाद सबसे ज्यादा कृष्ण मंदिर जयपुर में है। दूसरा, वो चाहते थे कि जयपुर को एक आर्टिजन्स के लिए हम एक सिटी बनाए। और इस वजह से जयपुर के जो महाराजा थे वो मुगलों की आर्मी में कमांडर इन चीफ की तरह सर्व करते थे। तो कई बार वो अफगानिस्तान की तरफ, कई बार बंगाल, कई बार अपने दक्षिण भारत में भी रहे। तो जब उन लोगों ने शहर बसाया तो उन्होंने ये कलाकारों को बहुत दूर दूर से बुलाया। जैसे हम बात करें कि जयपुर मीनाकारी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। मीनाकारी भी एक ऐसी आर्ट है जो कि पर्शिया या आज के ईरान से आई है। कालीन हुए, यहाँ पे अपनी लाख की चूड़ियां हुई, ये सब कलाएं सेंट्रल एशिया से आई है। जयपुर के आर्किटेक्चर में बहुत बंगाली प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो ज्यादातर बंगाली थे। जहाँ मेरा घर है वो कांति चंद्र बाबू थे उनका। तो यहाँ पे तो पर नई जनरेशन को और बच्चों को खासकर अगर ये वर्चुअल टूर्स टूरिज्म डिपार्टमेंट या आपके संस्था बनाए या हम लोग साथ मिलके बनाए और इसको एक ढंग से सोशल मीडिया से प्रमोट करें, तो शायद नई जनरेशन को थोड़ा अटैचमेंट या फिर दे वुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द हेरिटेज ऑफ आवर ब्यूटीफुल सिटीज। हाँ, बट इसमें मेरा जो एक ही चीज था कि हम अगर इसको एज ए एंटरप्रेन्योरशिप इफ वी आर टेकिंग इट, तो इसमें बड़ा मतलब अगर हम हर चीज को, ये तो ठीक है बिकॉज ऑफ द कोविड वी हैव टू थिंक कि इसके कुछ और मॉडल्स निकल सकते हैं, बट हमें अल्टीमेटली मेरा ऐसा मानना है कि जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है उस पर फोकस जरूर करना चाहिए, बिकॉज इसमें जो इकोनॉमी जुड़ी हुई है लोकल्स की, उसको प्रमोट करने के हिसाब से आई थिंक हम कोशिश यही करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिजिकल एक्सपीरियंस लें। ये बात आपकी एकदम सही है, बट अभी क्या है कि विदेशी मेहमान तो आने बंद हो गए हैं। हाँ, तो ये जो मेरा भी मकसद ये है कि हम अपनी जो शहर की विरासत है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटे। पर इसको आजकल क्या है कि इसको भी प्रमोशन करने के लोगों में किस तरह से इंटरेस्ट बढ़े, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमको ये चीज करनी चाहिए। फिर जैसे प्रदीप जी कराते हैं हर वीकेंड्स को, संडे को, तब थोड़ा शहर भी शांत रहता है, तब हम इस तरह के लो पेइंग लोकल्स के लिए वॉक कराएं। बट लेकिन इसमें की भूमिका ये हो सकती है कि वो इस चीज को प्रमोशन करने में काम आ सकता है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े इस चीज में।
हाँ, बट एक चीज जो मुझे लगती है कि हमें थोड़ा सा आई थिंक जस्ट जो फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है कि हम कब तक हवेलियां दिखाते रहेंगे, कब तक हम गलियां दिखाते रहेंगे। हमारा कंटेंट जो है वो हम कैसे उसको नए आइडियाज इसमें इनपुट करें। मैं वहां पे चाहूंगा कि प्रदीप जी इस पे बात करें कि हवेलियों के अलावा क्या, फूड के अलावा व्हाट नेक्स्ट, या टेक्सटाइल के अलावा व्हाट नेक्स्ट। दैट्स द माय नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ ए इंक्वायरी। नहीं, हम लोगों ने क्या किया है कि देखिए, डलहौजी स्क्वायर एरिया है जिसके लिए हम लोग अभी चेष्टा कर रहे हैं कि उस एरिया को हम वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड करें, वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसमें क्या है कि उसमें करीबन 125 बिल्डिंगें हैं और हर बिल्डिंग की एक अलग कहानी है। उसका आर्किटेक्ट, उसका बिल्डर, उसका ओनर, ये सारे लोग की एक अलग कहानी है। कोई आर्मेनियंस के बनाई हुई है, कुछ जूस के बनाई हुई है, कुछ ब्रिटिश लोगों के बनाई हुई है, कुछ स्कॉटिश है, कुछ बेल्जियंस हैं। तो ये एक अलग अलग बिल्डिंगों की एक अलग अलग कहानी है। उसका प्रभाव आपके उसके फसाड में, उसके आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं। अच्छा, आर्किटेक्ट्स भी दूसरे थे। कोई आर्किटेक्ट ने उसमें इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्चर का सम्मिश्रण है, किसी में इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर माने हिंदू आर्किटेक्चर का सम्मिश्रण है, किसमें इस्लामिक और यूरोपियन है। ये तो है ही। देखिए, स्टार्ट हम लोग करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट से। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो एक बेल्जियम में ओपेरा हाउस था, उसकी कॉपी के हिसाब से बनाया हुआ था। बाद में वो बेल्जियम का ओपेरा हाउस सेकेंड वर्ल्ड वॉर बॉम्बे में खत्म हो गया। उसके हाँ। बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया बेल्जियम में। तब वो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके आर्किटेक्ट वापस कलकत्ता आए और उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट को का सर्वे किया, कलकत्ता हाई कोर्ट की ड्राइंग्स ली, कलकत्ता हाई कोर्ट की फोटोग्राफ ली, क्योंकि वो तो खत्म ही हो गया था। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से वापस बेल्जियम का जो ओपेरा हाउस था उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा, इसके अलावा जो है इन बिल्डिंगों में जो रेजिडेंट्स थे, जैसे कलकत्ते में जितनी भी यूरोपियन एजेंसी हाउसेस थे वो सारों की हेड ऑफिस कलकत्ते में थी। इसके अलावा यहाँ पर जूइश फर्म्स थी, आर्मेनियन फर्म्स थी और पोर्चुगीज, डेनिश, फ्रेंच और डच फर्में भी थी। यहाँ पे अमेरिकन फर्म्स भी थी। इनका बेसिक काम था यहाँ से ट्रेडिंग करना। और ये जो एजेंसी हाउस का एक मॉडल था बिजनेस का, ये कहीं वर्ल्ड में ही नहीं, ये सिर्फ कलकत्ते में और इंडिया में ही था। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई तो इन्होंने जब अलाउ किया बाकी यूरोपियन कंपनीज को आके काम करने के लिए, तो ये कंपनी आई उसमें, फोर व्हीलर एंड कंपनी, जार्डिन, डंकन ब्रदर्स, उसके बाद मैकेंजी एंड मैकेंजी, उसके बाद बर्ड हेल्जर्स, ये सारी कंपनियां वहां पर है चारों तरफ। अच्छा, वहां पर वो फर्स्ट बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी था। बंगाल चैम्बर ऑफ एंड्रू यूल है वहां पे। एंड्रू यूल के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। तो हर बिल्डिंग में जो रेजिडेंट्स हैं वो रेजिडेंट कंपनियों की एक अलग कहानी है। अच्छा, वो रेजिडेंट कंपनियों के जो डायरेक्टर या चेयरमैन थे उनकी एक अलग कहानी है। उनके जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो अलग कहानी है। वहां पर बैंक के, देखिए रिजर्व बैंक भी की जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वो डलहौजी स्क्वायर एरिया में, जिसको अभी उन्होंने न्यूमिस्मेटिक म्यूजियम बना दिया है। अच्छा, उस एरिया में कम से कम 15 म्यूजियम है। तो अच्छा, वहां पर ओरिजिनल फोर्ट, जो फोर्ट विलियम था वो पहले वहीं था। उसके बाद जब फोर्ट विलियम को नष्ट किया सिराजुद्दौला ने, तो फिर वो शिफ्ट होके अभी प्रेजेंट कंडीशन, अभी जहाँ प्रेजेंट है वहां गया उसका। लेकिन वहां पर मार्किंग है, जहाँ पर फोर्ट विलियम की वॉल थी उसकी मार्किंग है, जहाँ पर अभी जनरल पोस्ट ऑफिस है। तो वहां पर जैसे फिलाटेली का म्यूजियम है, कॉमर्शियल म्यूजियम है। अच्छा, वहाँ कॉमर्शियल लाइब्रेरी है जो हिंदुस्तान के शुरू से सारे जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है उसकी वहां पर, दैट वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑल द इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स वाज देयर। तो ऐसे हर बिल्डिंग के पीछे कई कहानियां हैं, उसके रेजिडेंट्स की कई कहानियां हैं। माने कहानियों का कोई अंत ही नहीं है। माने मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं वो 2 घंटे की वॉक होती है उसमें इतनी कहानी आप सुना ही नहीं सकते।
तो हर बार हाँ। जब आप ले जाते हैं ना तो कुछ नई कहानी सुना सकते हैं। जैसे हम लोग अभी कंटेम्प्रेरी बताते हैं कि बर्ड हेल्चर्स में सबसे अमिताभ बच्चन जब ग्रेजुएट होके फर्स्ट इंटर्नशिप की तो उन्होंने बर्ड हेल्चर्स में की। वो एकदम बर्ड हेल्चर्स, वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के सामने वाली बिल्डिंग है जो अभी एकदम ऐसे ही पड़ी है बंद। माने वो उसकी कोई देख रेख नहीं है लेकिन है बिल्डिंग वहां पे। अब उसकी देख रेख करने के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि कोई उसको लेके उसको रेनोवेट करे। वैसे ही कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ की बहुत बड़ी कहानी है कि वो एक पेड़ के नीचे ट्रेडिंग शुरू हुई। उसके बाद वो आगे बढ़ा। एक जमाने में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वाज हैविंग मोर ट्रेडिंग देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो ये सारी कहानियां जो है मतलब रेजिडेंट्स की, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जैसे हवेलियां दिखाते हैं तो हम्म। हवेलियां जिसने बनाई उस हम्म। परिवार की क्या कहानी थी। और वो परिवार जो है उस आदमी ने उसकी कोई होगी एंटरप्रेन्योरशिप कहानी की। वो जब क्योंकि माइग्रेशन हुआ राजस्थानियों का मेजर, जब दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन चालू हुई उसके बाद मास माइग्रेशन हुआ। उसके पहले हुआ 400 साल पहले, लेकिन हम्म। वो माइग्रेशन हुआ मुर्शिदाबाद मेनली। कलकत्ते का माइग्रेशन जो मारवाड़ियों को हुआ वो सबसे। और बात बता दूं आपको जयपुर की बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि एक जमाना था आज से 15-20 साल पहले कलकत्ते में जितने मारवाड़ी थे वो आपकी जयपुर की पॉपुलेशन से ज्यादा थे। तो हम लोग तो मजाक में कहते थे कि राजस्थान की राजधानी कलकत्ता जयपुर नहीं है, वो कलकत्ता है, क्योंकि इतने राजस्थानी तो जयपुर में ही नहीं है जितने की कलकत्ते में है। तो हम्म। आप सोचते हैं जयपुर राजधानी है लेकिन है एक्चुअली कलकत्ता राजधानी, क्योंकि यहाँ ज्यादा राजस्थान के लोग हैं। तो ये जो लोग आए कलकत्ता या बंबई गए या मद्रास गए या समझिए आसाम गए या रिमोट प्लेसेस में गए, उन्होंने वहां पैसा कमाया, पैसा कमा के वापस आए। वापस जो गांव से गए थे वो गांव में उन्होंने कुएं बनाए, वहां पर स्कूलें खोली, वहां पर धर्मशालाएं बनाई, वहां पे आ, समझिए हॉस्पिटल बनाए और कई काम किए उन्होंने अपने गांव को उद्धार करने। तो ये जयपुर में भी जो हवेलियां बनी इनकी बड़ी कहानी होगी कि कोई लोटा डोरी लेके गया और उसने बहुत पैसा कमाया, फिर वो वापस आया, फिर उसके कई बच्चे हुए, उन्होंने क्या किया। तो ये कहानियों को संजो के रखना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक अलग अट्रैक्शन पैदा कर दे कि हवेली तो ठीक है अच्छी देख रहे, जैसे गोपाल जी ने कहा कि हमें हवेलियां कितने दिन दिखाएंगे। अच्छा, जो आपका फूड भी है ना, फूड की भी बड़ी हिस्ट्री है। जैसे अभी कलकत्ते में मैंने एक किताब लिखी है शेरवाली कुजीन के ऊपर में। वो शेरवाली कुजीन 400 बरस पहले मुर्शिदाबाद में डेवलप हुआ। जब राजस्थान के लोग गए मुर्शिदाबाद तो राजस्थानी कुजीन की स्टाइल, नवाबी कुजीन वहां पर अडॉप्ट किया उन्होंने। वहां मुगल, क्योंकि मुगल दरबार में जाते थे, उनकी रॉयल मुगल किचन से लिया। फिर उन्होंने वहाँ लोकल वहां पर जो मायापुर जो है वैष्णवाइट, वो वेजिटेरियन थे और ये सारे जैन थे। तो ये तो समझिए वेजिटेरियन खाना खाते थे, वो भी जमीकंद नहीं खाते थे। तो वो कुजीन कैसे डेवलप हुआ, उनकी खास रेसिपीज है जो और कहीं बनती नहीं है। उसको सारों को हम लोगों ने इकट्ठा करके 2 साल रिसर्च करके वो किताब निकाली हमने। अब वो बहुत पॉपुलर हो गया कलकत्ते में, शेरवानी कुजीन अभी बहुत पॉपुलर है। तो ये जो फूड की भी जो हिस्ट्री है ना, कि कौन सी, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे इडली है, हम लोग सोचते हैं साउथ इंडियन फूड है, लेकिन इडली ओरिजिनली जो है वो भाप से जो खाना बनाने की पद्धति ये डेवलप हुई थी चाइना में। और चाइनीज एक प्रिंसेस मैरी हुई थी इंडोनेशिया में, और वो उसके साथ अपना ले गई थी वो भाप से खाना बनाने का सारा सरंजाम। वो अभी वहाँ के इंडोनेशियन म्यूजियम में है वो पीसेस। और वो एक इंडोनेशियन प्रिंसेस अगेन, चोला राजेश्वर चोला के टाइम में राजेश्वर चोला ने शादी की वो इंडोनेशिया में प्रिंसेस के साथ, क्योंकि इंडोनेशिया को अटैक उन्होंने वो अपना एक्सपेंशन किया था एम्पायर। तो वो उनके साथ फिर वो भाप से जो ये इंडोनेशिया में पॉपुलर था वो आया साउथ इंडिया में। अब फिर साउथ इंडिया में वो डेवलप हो गया इन द फॉर्म ऑफ इडलीज। तो ये इसकी बड़ी एक कहानी है लेकिन लोगों को पता नहीं है ये कहानी। तो ये अगर कहानियां आप साथ साथ फूड के साथ कहानियां भी बताएं उनको कि ये ओरिजिन कहाँ से आया। हो सकता है आप जो कचौड़ी खिला रहे हो उसका ओरिजिन कुछ अफगानिस्तान में हो, सेंट्रल एशिया में हो, कहीं और हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ला के अगर हमारे जो गेस्ट हैं उनको बताएं तो मेरे ख्याल में वो एक और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल और हो जाए। जी प्रदीप जी यही बात कर रहे हैं, यही कोशिश है। हम लोग भी हवेली दिखाते हैं तो वो परिवार कहाँ से आए वो, क्योंकि हर परिवार के पीछे, जैसे मैंने बोला कि जयपुर पहले शहर बसाया गया, बनाया गया, फिर बसाया गया, तो हर परिवार की एक कहानी है।
कि कोई कितने सारे पंडित लोग हमारे अपने बनारस से आए, जो यहाँ पे सबसे बड़े कृष्ण मंदिर है गोविंद देव जी, वो गौड़ ब्राह्मणों के पास है, जिनकी लीनिएज कलकत्ता से आती है। तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, यही कहानियां हैं जो कि अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट भी नहीं हुई है। और ये भी मेरे को एक बड़ी चिंता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ये कहानियां लोगों के साथ उनकी स्वर्गवास के पास होती चली जा रही है। अ, हाँ गोपाल जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा गोविंद जी और विपुल की, प्रदीप जी से जब मैं मिला, और ये है तो बेसिकली बीकानेर के, बट अभी काफी समय से कलकत्ता ही रहते हैं। बट जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तब मुझे ऐसा लगा कि बीकानेर के बारे में मुझसे ज्यादा तो ये बहुत कुछ जानते हैं, और पुरानी कहानियां। एंड आई थिंक आई फाउंड हिम दैट ही इज सॉर्ट ऑफ ए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेरिटेज एंड हिस्ट्री। मतलब बिल्कुल। कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस, कहाँ कहाँ की से। कहानी जो मैंने बताई वो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही दिलचस्प कहानी थी वो, कि किस हाँ, तरह से साउथ इंडिया में इडली कहाँ से आई। एग्जैक्टली। तो प्रदीप जी से हमने बहुत मैंने बहुत सीखा, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों भी इनके बिल्कुल टच में रहें। नहीं, और बिल्कुल ये क्योंकि आपके ही उस एफर्ट से हो पाया है। मैं को जरूर चाहूंगा कि इस तरह की हम लोग और नहीं तो वेब मीटिंग्स और ऑर्गेनाइज एक करें, एक जिससे जिसको बोलते कि हैं ना कि 1 पॉइंट रेफरेंस, हाँ। सो आई एम गिविंग यू हिज नेम। He is a, like 1 point reference, and he's not only giving the reference, but he is also helping us in a many ways. So अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए जोधपुर और जयपुर बिल्कुल में, तो ही इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट अस। नहीं, और मैं कभी कलकत्ता जब अगली बार जाऊंगा तो जरूर मैं चाहूंगा कि मुलाकात करूं प्रदीप जी से। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप जरूर आए। आप लोग मेरे पास देखिए, मैं एक मेरी कॉलेज है, कॉलेज में करीबन 1,20,000 किताबें हैं। बड़ी रेयर बुक्स भी हैं हमारे पास, और बहुत सारी किताबें हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजी और हेरिटेज, और टेंजिबल हेरिटेज लाइक बिल्ट हेरिटेज एंड ऑल। इसके अलावा इंटेंजिबल हेरिटेज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, फूड फूड हिस्ट्री पे बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग कलनरी आर्ट सिखाते हैं, तो उसमें फूड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फूड भी हम लोग सिखाते हैं। हिस्ट्री ऑफ कुजीन कैसे डेवलप हुए, कौन सा कुजीन कहाँ से आया, ये पार्ट ऑफ द करिकुलम है, तो बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है इसको। तो हमारे पास सारी रेफरेंस है, सारी किताबें हैं। तो हम लोग आपको माने कभी भी आपको, और आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए तो हम उसको स्कैन करके आपको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। नहीं, इसमें देखो, मैं एक चीज और बताऊं, जो जो जुनून होता है ना, जुनून, वो किसको बोलते हैं उसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि प्रदीप जी ने अभी एक बहुत ही बड़ी फिल्म पे काम किया, जो भारत बांग्लादेश के वॉर पे इन्होंने खुद, और पूरा आर्काइव इन्होंने पूरी दुनिया भर से मंगवाया, पूरे वीडियोस, फुटेज। और जो ये काम हाथ में ले लेते हैं, उनको किए बिना इनको मतलब चैन नहीं मिलता। तो ये जो जुनून है वो बहुत इनसे मुझे सीखने को मिला पिछले कुछ सालों में। तो मैं सच में ये मेरा मन है कि आप दोनों से ये जुड़े और रहें। आई थिंक आपकी बात थोड़ी बाकी है, काफी कनेक्टिविटी से रह गई। गोविंद जी, नहीं, आप। ये शुक्रिया गोपाल, आपने प्रदीप जी से हमारा जो है वो आज परिचय कराया, और हम जो है आपसे बिल्कुल मिलना भी चाहेंगे, और आप भी कभी जोधपुर पधारें तो संपर्क करें और बिल्कुल बिल्कुल। सेवा का मौका दें। मुझे नहीं पता कि मेरी बातचीत जो है कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन हेरिटेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपने जो कहा कि वो बिल्कुल सही है, कि इसमें चाह चाह होना वो बहुत जरूरी है। बिना चाह के आप इस ये जो, क्योंकि हमारे जो इवन जो वॉक करने वाले लोग भी आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी रूट्स को लेकर, अपनी पहचान को लेकर कुछ जानने का होता है। और फॉरेनर भी लोग जो है, जो जिनका हमारी संस्कृति से या कला से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो भी जो है वो कहीं ना कहीं
वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये कहानियां लोगों के जिंदगी का हिस्सा है, कि कुआं जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण रहा, कि लोग यहाँ पे आते हैं, इसके आसपास बैठते हैं, यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे पानी भी भरते हैं, यहाँ पे सेवा का काम भी होता है, और त्योहारों पे ये जो है ये इसको भी जो है सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। ये है तो एक वाटर सोर्स है, कितने तो वो सारी जो चीजें हैं वो उसके लिए जुनून जो है वो आई थिंक जरूरी है। और हमारी जो ब्लू सिटी वॉक्स है वो भी एक उसी जुनून का जो है आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि फल रहा है। वैसे मेरा जो प्रोफेशन है वो मैं संगीत और इवेंट्स और उसके क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, लेकिन जोधपुर से बहुत जुड़ाव रहा है। ओरिजिनली जैसलमेर से हूँ, लेकिन बड़ा जोधपुर में हुआ हूँ, और जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में बड़ा हुआ हूँ। तो ये अपने आप में एक मेरे लिए बहुत ही मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी रही है कि मैं एक हेरिटेज की हब में जो है वो बड़ा हुआ, जहाँ पे हेरिटेज के बारे में, आर्ट्स के बारे में, कल्चर के बारे में मुझे बचपन से ही बहुत सारा सीखने को मिला। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उन उनसे भी जो है वो मार्गदर्शन मिलता रहा। देवाशीष जी आज नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनके उनके साथ भी मैंने जो है जोधपुर में हमने एक दो प्रोजेक्ट में काम किया है। तो हमारी कोशिश ये थी कि जोधपुर पहले टूरिज्म मैप में आधे दिन का एक माना जाता था। यहाँ पे पूरे दिन के लिए लोग नहीं आते थे, क्योंकि आप मेहरानगढ़, उमेद भवन और घंटाघर के बाद में मंडोर लोग बहुत कम जाते थे, क्योंकि वहाँ पे सिटी से थोड़ा दूर रह जाता था, और गाइड लोग भी जो है अवॉइड करते थे कि बाहर टाइम खराब हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो है जोधपुर आधे दिन में ही लोग खत्म करके आसपास में कहीं जो है ओसियां चले जाते थे या कहीं। तो कोशिश हमारी ये थी कि इस टाइम को जो है कैसे बढ़ाया जाए। तो उसी उम्मीद के साथ जो है हमने हेरिटेज वॉक्स का जो है वो शुरू किया। मेहरानगढ़ के साथ हमने संपर्क किया कि हम लोग इसको कैसे जो है प्रमोट करना चाहते हैं, और ओल्ड सिटी में भी जो है लोगों को जोड़ा। और आज हमारे 3 वॉक एक्सपर्ट जो हैं वो पुरानी शहर की लड़कियां हैं, जो उस शहर में बड़ी बड़ी है हुई है, शहर की हर गली को, हर नुक्के को जानती है। और जो प्रदीप जी बता रहे जो कहानियां हैं, उन कहानियों को कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी दादा से वो सुनी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपीरियंस भी की है। तो वही कहानियां जो है हम लोग उनको सुनाते हैं, जोधपुर के खान पान के बारे में बताते हैं, उसके इतिहास के बारे में बताते हैं, किस तरीके से जो है वो खान पान न केवल सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि सेहत के लिए भी जो है वो खाया और पकाया जाता है, कि सर्दियों में अलग खान पान होता है, गर्मियों में अलग खान पान होता है, और किस तरीके से मौसम को जो है हिसाब से जो सेहत का जो है उसमें एंगल जो जोड़ा जाता है वो किस तरीके से होता है। तो अभी तक जो है हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और आप सभी को मतलब इस पैनल के जरिए ये भी बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारी जो हेरिटेज वॉक है वो वॉकिंग टूर कैटेगरी में जोधपुर में नंबर 1 पर है। ट्रिप एडवाइजर से हमें ट्रेवलर चॉइस अवार्ड जो है वो 2019-20 के लिए मिला है। और जितने भी रिव्यूज हैं हमें मिले हैं, तकरीबन ट्रिप एडवाइजर के ऊपर 100 से ज्यादा रिव्यूज हैं, सारे 5 स्टार रिव्यूज हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस मिलता रहा कि लोग इसमें रुचि रख रहे हैं। और अब आगे जो है कोविड के बाद में कोशिश यही करेंगे कि इस चीज को और बढ़ाएं और लोगों को इससे जोड़ें, खास करके यंग जनरेशन जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ें, ताकि वो लोग जो खाली उनका समय होता है उसका भी सदुपयोग कर सकें, और अपने शहर को जो है खुद भी पहचाने और दूसरों को भी जो है उसकी पहचान जो है वो बता सकें। तो इस मकसद के साथ हम लोग जो है वो जोधपुर में ये काम कर रहे हैं। और मैं आभारी हूँ मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट का कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है। राव जोधा पार्क जो एक अपने आप में नेचुरल हेरिटेज है, जिसको नेशनल इकोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में जो है वो भारत सरकार ने जो है वो घोषित किया है, वो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है। तो पार्क के लोग भी जो है हमें सहयोग करते हैं, और हाँ अच्छा है। और कोशिश यही करते हैं कि पूरे जिस तरीके से जोधपुर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से और शहरों में जो है ये क्योंकि इसके जरिए से जो है आप उस शहर की रूह से जुड़ सकते हैं, उसकी वो पहचान सकते हैं। क्योंकि जैसा कि विपुल ने भी बताया कि किले, हवेलियां,
ये तो अपने आप में है ही है, लेकिन जो लोगों की लाइफ है, उनका जो जीने का तरीका है, वो सब जानने पहचानने के लिए उन शहर की गलियों में घूमना, उन वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना, वहाँ के खान पान को पहचानना या स्वाद लेना, वो सब जो है वो जरूरी है। और उससे जो है आपको जो अनुभव मिलता है वो शायद हमें नॉर्मल जो टूर हम जो करते हैं, जो टूरिस्टिक एक्टिविटीज करते हैं, वो उससे बहुत अलग एक्सपीरियंस अपने आप में जो है आपको हेरिटेज वॉक हो या कल्चरल वॉक्स जो है वो करवाती है। I think, yeah, it was, you know, wonderful to have you all in the panel discussion. और मुझे लग रहा है कि ये panel discussion से कहीं ज़्यादा, I think it was a dialogue, or it was sort of a, you know, meeting like-minded people, and it is creating some connections, you know, network, कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलके in future हम इस काम को आगे बढ़ा पाए. And when I was actually thinking about this panel discussion name, तो मेरे दिमाग में है कि now heritage is the new hashtag. You know, आज से 5 साल पहले हेरिटेज शब्द को कोई इतना तवज्जो देता नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ हेरिटेज, यू नो, वॉक्स जो हर जगह पॉपअप हो रही हैं, और इतने लोग हेरिटेज रिप्रेजेंटेटिव्स और हेरिटेज एक्टिविस्ट पिछले 5 सालों में जिस तरीके से अलग अलग जगह पे काम हुआ है, हेरिटेज हैज बिकम ए न्यू हैशटैग. सो आई थिंक on a social media, on a sort of a virtual world, we have our presence now, and it is a good कि लोग और आम पब्लिक, आम लोग इस सब वॉक्स में जुड़ रहे हैं. आई थिंक इट इज अ बिग स्ट्रेंथ हम सब के लिए. और मैं समझ सकता हूँ इसके जो लोकल challenges हैं, लोकल लोकल लोग जो जैसे जोधपुर के लोकल लोग भी हैं, वो भी हमसे जो है वो कनेक्ट करते हैं, और वो भी सरप्राइज होते हैं कि उन्होंने जो है वो चतुर्भुज का गुलाब जामुन जो है वो कभी खाया नहीं. वो मतलब जोधपुर में पले बड़े हैं, उनको नहीं पता वो, मतलब. और एक बाहर से कोई आया, उन्होंने कि हमारे रेस्टोरेंट में कोई आया था या कोई मित्र मिला था, उसने बोला कि आपके जोधपुर में चतुर्भुज का गुलाब जामुन भेजना, ये कहाँ मिलता है. तो इनकी वजह से यही हुआ कि क्योंकि आपकी लोकल जो इकोनॉमी है उसको भी हेल्प करती है. ये सिर्फ मुद्दा मतलब हेरिटेज तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आज जैसे मैं जोधपुर की बात करता हूँ, अन्य शहरों के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है. हमारे जोधपुर में जो है वो वेस्टर्न फूड से कहीं ज्यादा जो है आपको मिर्ची बड़े, कचौरी, समोसे और अपना जो लोकल मिठाई वाले हैं उनके जो है वो शोरूम्स मिलेंगे, और बड़े बड़े शोरूम मिलेंगे. मैकडी हमारे जोधपुर में बंद हो गया, पिज्जा हट हमारे जोधपुर में अनसक्सेसफुल है, लेकिन मिर्ची बड़ा, कचौरी जो है वो सुपर हिट है. वो कोई तो ये शहर की अपने आप में कि क्योंकि लोकल लोग जो है वो भी उस चीज को सपोर्ट करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं. तो यहाँ पे जब लोगों के घरों में कोई आते हैं तो मेरे मित्र लोग जो है अपने मेहमानों को कहते हैं कि आप ये वॉक जरूर करिएगा, आपको जोधपुर को जानने में मजा आएगा, समझने में. तो लोग उस तरीके से हेल्प करते हैं कि आप हमारी उस एरिया में जरूर जाइएगा, वहां पे जाके वो चीज जरूर खाइएगा, वो जोधपुर की स्पेशलिटी है. तो एक हमारे वो शहर की जो एक लोकल इकोनॉमी है उसके लिए भी जो है ये कहीं ना कहीं एक हेल्प करता है. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, विपुल जी, गोविंद जी. थैंक यू आप सभी का. काफी डिले हुआ, बट फाइनली हम एक अच्छी बातचीत कर पाए. देर आए दुरुस्त आए. और इस पैनल डिस्कशन से आपके यही मैं बोल जाता हूँ कि जो भी देख रहेंगे आगे इस फेस्टिवल में, you are all most welcome to enjoy Jodhpur with Govind, Jaipur with us, and Calcutta with Pradeep ji. Right. Yes. Thank you very much.